ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में एआरओ भोपाल के 2016 में पूछा गया था। इसमें पूछ क्या रहा है कि निम्न में से किस धातु कैरोसिन में डुबोकर रखते हैं। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं। पहला है सोडियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है जिंक और चौथा है कि यह सभी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, जो आज क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, ये सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में आ चुके हैं। और आपके एग्जाम में पूरे चांस है कि ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। वहां पे आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अंबाला के 2015 में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं। पहला है अमोनिया, दूसरा है ओजोन, तीसरा है वायु और चौथा क्या है पारा। तो इसका सही आंसर कितना होगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। तो कौन सा एक यौगिक हो जाएगा। वह हो जाएगा मतलब अमोनिया होता है, वह एक यौगिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 2015 में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं। पहला है हीलियम, दूसरा है ट्राइटियम और तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा क्या लिथियम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। हुआ जो हमारा होता है हाइड्रोजन होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, भी जो 26 फरवरी को आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम लगा था, उसमें 78 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था। जो आप ये फोटो देख रहे हैं, इन सभी का सिलेक्शन आपका ये 26 फरवरी इन लड़कों ने एग्जाम दिया था, उनका सिलेक्शन हुआ था। और ये सारे लड़के यही जो मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, यही नोट्स तैयार कर रहे थे। अगर आपका एग्जाम भी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का 17 अप्रैल को लगा हो, तो आप ये नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगर ये आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं, मान के ये चलिएगा कि आपका 38 से लेकर 42 क्वेश्चन आपको इसी नोट से देखने को मिल जाएगा। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स, यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों, अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और यह क्वेश्चन हमारा यारो भोपाल के 2013 में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है 10, दूसरा है 8, तीसरा है 6 और चौथा है 20। तो इसका सही आंसर कितना होगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। वो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी। और यह क्वेश्चन हमारा यारो अंबाला के 2015 में पूछा गया था। जिसके चार ऑप्शन क्या है। पहला हमारा गामा कण, दूसरा है बीटा कण और तीसरा है एक्स कण और चौथा क्या अल्फा कण। तो इसका सही आंसर कितना होगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी। किन कणों की सहायता की थी। वह अल्फा कणों की सहायता से की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। और यह क्वेश्चन यारो जालंधर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं। पहला है 5, दूसरा है 3, तीसरा है 2 और चौथा क्या 4। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी हो जाएगी। वह समस्थानिक कितने होते हैं। 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। इसमें पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो अमेठी के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए। पहला है अभिप्रेरण और दूसरा है अवकरण, तीसरा है ऑक्सीकरण और चौथा क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना होगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है। वह कहलाती है ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है। और यह क्वेश्चन यारो रांची के 2015 में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है कोबाल्ट, दूसरा है सोडियम 24, तीसरा है आयोडीन 131 और चौथा क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना होगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा कोबाल्ट 60 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। और यह क्वेश्चन यारो अम्बाला के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है लवण, दूसरा ईस्टर, तीसरा है अल्कोहल और चौथा क्या अम्ल। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, क्या बोला जाता है, उसे लवण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस है। और यह क्वेश्चन एआरओ आगरा के 2013 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा क्या है ये सभी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है यह भी होती है, मीथेन गैस भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये भी होती है। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल सही हो जाएगी। हमारे जो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आता है, इसमें पूछ रहा है कि ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है। और यह क्वेश्चन यारो जालंधर के 2016 में पूछा गया था। जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है मीथेन और चौथा है क्या ओजोन गैस। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है, कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। और यह क्वेश्चन यारो सिल्चर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा समाकृतिक, दूसरा है आइसोबार और तीसरा है अपरूप और चौथा क्या आइसोमर। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हीरा और ग्रेफाइट होते हैं या क्या होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, अपरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। और यह क्वेश्चन यारो भोपाल के 2015 में पूछा गया था। जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए, पहला हमारा लोअर मेयर, दूसरा है मेंडलीव और तीसरा है हमारा डोवेनियर और चौथा क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, किसने किया था, वह किया था डोवेनियर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आता है, इसमें पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन थे। और यह क्वेश्चन यारो अम्बाला के 2015 में पूछा गया था। जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है मोस्ले, दूसरा है एवोगाद्रो, तीसरा है डाल्टन और चौथा क्या मेंडलीव। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, वह हो जाएंगे मेंडलीव। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो आपको करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम यही सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 आता है, इसमें पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या होती है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जालंधर के 2013 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 7, दूसरा है 9, तीसरा है 16 और चौथा है क्या 18। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है, कितने वर्ग होते हैं, वो 18 वर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, आपको बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन नोट कराने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना, ये भी सारे क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए। और जो हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। और यह क्वेश्चन यारो अम्बाला के 2014 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है रक्त द्वारा, दूसरा है हार्मोन द्वारा, तीसरा है गुणसूत्र द्वारा और चौथा क्या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, वह गुणसूत्र द्वारा स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो अमेठी के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा जीन के सम्मिश्रण से, दूसरा है क्रोमोसोम में बदलाव से, तीसरा है जीन के मिश्रण से और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण कैसे होता है, ये कैसे होता है, यह होता है जीन के सम्मिश्रण से भी होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है और जीन के मिश्रण से भी होता है। यानी उपरोक्त सभी वाला जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है, और यह क्वेश्चन हमारे यारो लखनऊ के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है साइटोलॉजी, दूसरा है माइकोलॉजी, तीसरा है हिस्टोलॉजी और चौथा क्या है एनाटॉमी। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है हमारा हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और यह क्वेश्चन हमारे यारो भोपाल के 2015 में पूछा गया था। जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा है लवक, तीसरा है रिक्त इकाई और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, जो कोशिका भित्ति होगी और जो लवक हो गया और रिक्त इकाई होगी, ये सारे हमारे किसमें पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा, और यह क्वेश्चन हमारा यारो अमेठी के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है हमारा भोजन का अवकरण, दूसरा है भोजन का ऑक्सीकरण और तीसरा है भोजन का पाचन और चौथा क्या भोजन का अवशोषण। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा, तो कौन सा कार्य नहीं होगा, वह हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, और यह क्वेश्चन हमारा यारू जालंधर के 2014 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है भू वनस्पति विज्ञान, दूसरा है सेरिकल्चर, तीसरा आनुवांशिकी और चौथा क्या उद्विकास। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, क्या बोला जाता है, वह बोला जाता है आनुवांशिकी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अमेठी के 2014 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला एस्ट्रोजन, दूसरा हमारा प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा हमारा रिलैक्सिन और चौथा क्या सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मनुष्य में मादा जनन अंग में से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो कौन सा हार्मोन स्राव होता है, वह होता है हमारा रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आता है। इसमें पूछा जा रहा है वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2014 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला 78%, दूसरा 21%, तीसरा है हमारा 4% और चौथा क्या 0.03%। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट होता है, वह होता है हमारा 0.03% होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जा रहा है, और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 2013 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा होमोलॉजी, दूसरा हमारा इम्यूनोलॉजी और तीसरा हमारा माइक्रोबायोलॉजी और चौथा क्या पैथोलॉजी। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जबलपुर के 2014 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए, पहला है कवकों से, दूसरा है विषाणुओं से, तीसरा है जीवाणुओं से और चौथा क्या आवर्त बीजियों से। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, यह प्राप्त किए जाते हैं हमारे जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अभी जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना। ये मान चलना कि 100% आपके एग्जाम यही सारे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे आपको। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, और यह क्वेश्चन यारो भोपाल के 2016 में पूछा गया था।
और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा काइटिन व हेमिसेलुलोज, और दूसरा है हमारा लिपिड्स, और तीसरा है प्रोटीन, और चौथा क्या है, सेलुलोज। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, या काइटिन और हेमिसेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आता है। इसमें पूछा जा रहा है दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो अंबाला के 2015 में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है पाइनस, दूसरा हमारा जूनिपेरस, तीसरा है साइकस, और चौथा क्या इफेड्रा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त होती है, इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 2013 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा गोल्जी का है, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, और चौथा क्या है अंतद्रव्यी जालिका। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, यह मिलता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो भोपाल के 2013 में पूछा गया था। जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है कीट, दूसरा है पक्षी, तीसरा है जल, और चौथा है क्या वायु। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, यह कीटों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 30 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि अष्ट में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2015 में पूछा गया था। जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट, दूसरा हमारा फेरिक नाइट्रेट, और तीसरा है कैल्शियम फास्फेट, और चौथा क्या सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अष्ट में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो कौन सा सर्वाधिक मात्रा में होता है, वह होता है हमारा कैल्शियम फास्फेट सर्वाधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, और फिजिक्स के 5 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ। ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लेना। ये भी क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए थे। और जो हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। और यह क्वेश्चन हमारा यारो अमेठी के 2014 में पूछा गया था। जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है संघनन, दूसरा है हमारा हिमीकरण, तीसरा है वाष्पीकरण, और चौथा क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है वाष्पीकरण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आता है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2013 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है ध्रुवण, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है विवर्तन, और चौथा क्या परावर्तन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, कौन सी घटित नहीं होती, वह होती है जो ध्रुवण होता है, ये दोनों में घटित नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। और यह क्वेश्चन हमारा यारो अमेठी के 2015 में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है ऊष्मा, दूसरा है ध्वनि, तीसरा है प्रकाश, और चौथा क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सी तरंगे शून्य से संचरण नहीं कर सकती हैं, कौन सी नहीं कर सकती, वह हमारी हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी। यानी ध्वनि तरंगे होती हैं ये शून्य से संचरण नहीं करती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सा हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हमारे यारो अंबाला के 2013 में पूछा गया था। जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है स्विच, दूसरा है रेक्टिफायर, तीसरा है रेगुलेटर, और चौथा क्या है अन्य। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सा होता है, वह कौन सा होता है, वह रेगुलेटर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। और यह क्वेश्चन यारो आगरा के 2015 में पूछा गया था।
इसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा क्या? लौह। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय कौन सा हो जाएगा? वह जो ऑक्सीजन होता है, यह क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, आपको मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आप मैथ के जो 5 क्वेश्चन आते हैं बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे वहाँ पे, क्योंकि जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल नॉर्मल से आते हैं। आप यही सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना, आप बहुत ही आसानी से वहाँ पे मैथ 5 क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे आप। जो हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक कुर्सी को 8 से 73 में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा? जो ये तो हमें हमेशा पता ही रहता है, जो हमारा क्रय मूल्य होता है, यानी जो हमारा सीपी होता है, ये हमारे से क्या होता है? ये हमेशा 100% होता है। और इसमें हमसे बोल के आ रहा है कि यदि एक कुर्सी को 8 से 73 में बेचने में विक्रेता को 10% की हानि होती है। अब 10% की हानि हुई तो बेचा कितने में होगा? 90% बेचा होगा। 90% दिया कितने जा रहा है? यह दिया जा रहा है हमारा 873 के बराबर दिया जा रहा है। और हमसे पूछ रहा है तो उसका क्रय क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य होता है कितना हमारा? कितना होता है? वो 100% होता है। अगर 90% इतने के बराबर है तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा 873 बटे 90 और गुणे 100। इसका वैल्यू निकालेंगे, इस हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो कितना हो गया हमारा? 873 बटे 90 गुणे 100। इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वहाँ पे जीरो जीरो कट जाएगा हमारे, 9 से इसे काटेंगे कितना आ जाएगा? 9 9 81 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना? बचेगा 7 बचेगा। और यहाँ 9 7 63 हो जाएगा। यानी कितना हो गया? 97 गुणे 10 हो जाएगा। यहाँ पे इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ से हो जाएगा हमें 970 निकल के आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप मैथ के यही सारे क्वेश्चन सॉल्व करना और बड़ी आसानी से वहाँ पे आप मैथ के 5 क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। और जो हमारा मैथमेटिक्स का दूसरा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? और यह क्वेश्चन यारो अमेठी की 2015 में पूछेगा। इसे सब कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें पूछ रहा है 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? पहली मान लो इस गिनती लिखते हैं, 1 2 3 ऐसे लिखते जाते हैं। यहाँ पे हमारा 48 हो गया, यहाँ पे हमारा 50 हो जाएगा। और इसमें हमसे पूछ क्या रहा है? 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का। तो इधर से हम चलते हैं, सबसे पहली प्राकृत संख्या हमारी कौन सी मिलेगी? 2 मिलेगी। और इधर सबसे आखिरी कौन सी मिली? 50 तक की पूछ रहा है, तो यहाँ तक कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। और हमसे पूछ रहा है कि औसत कितना होगा? तो औसत कैसे निकालेंगे? यानी कि पहली संख्या आखिरी संख्या जोड़ के बटे 2 कर देंगे। यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा? औसत निकल आता है। पहली संख्या हमारी 2 हो जाएगी और आखिरी संख्या हमारी 50 है। इसे कर देंगे बटे 2 कर देंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा? 52 52 बटे करेंगे 2, यहाँ से कितना आ जाएगा? कट के 26। यहाँ जो हमारा औसत निकल के आ जाएगा, औसत कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा 26। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा परसेंटेज होता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो अम्बाला के 2012 में पूछा गया था। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें दिया क्या जा रहा है? 1 मिनट 10 सेकंड और इधर पूछ क्या रहा है? आधे घंटे। यानी सभी को एक ही वैल्यू में चेंज कर लो। सभी को चेंज किसमें कर लेंगे? सेकंड में। सभी को हम क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? 1 मिनट 10 सेकंड। 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं हमारे? होते हैं 60 सेकंड होते हैं। और इधर कितना है? 10 सेकंड है। टोटल सेकंड कितने हो गए हमारे? 70 सेकंड। तो ये हो गए। और इधर कितना दिया जा रहा है? उसके बाद आधे घंटे। आधे घंटे कितना होता है? 30 मिनट होता है। तो 30 मिनट कितने सेकंड होंगे? गुणे कर देंगे, कितना कर देंगे? 60 कर देंगे। इतने हमारे हो जाएंगे सेकंड हो जाएंगे। और उस कितने परसेंटेज पूछा है तो गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। और जीरो जीरो काटो, ये 2 जीरो जीरो हमारे कट गए। यहाँ से कितना हो गया? 36 18। यानी कितना हमारा निकल के आ गया? 70 बटे हमारा कितना हो गया? 18 हो गया। अब इसे काटो, कितने बार जाएगा? 18 18 36 18 54। तो ये हो गया हमारा। और यहाँ से कितना आएगा? ऐसे आप सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? इसका जो आंसर हमारा निकल के आएगा वह आ जाएगा तुम्हारा 3.89% आएगा। आप इसे आसानी से, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपको यही करना है, जब आप वहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन करते हैं, जितना आपका टाइम कम से कम लगे वहाँ पे उतना ही करना है। इसे अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ हमारा जो आंसर निकल के आएगा वह आ जाएगा 3.89%। हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 39 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि 2a बराबर 3b क्या है, 4b बराबर 5c क्या है, तो a अनुपात c कितना होगा? सबसे पहले निकालो यहाँ पे, जिससे कि हमारा ये होता है 2a बराबर 3b। तो सबसे पहले हम ये निकालो कि a अनुपात b कितना होगा। a अनुपात b कैसे निकालेंगे? तो इधर क्या करेंगे, जो हमारा b है b को इधर ले जाएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा? मान लो a बटे b कितना हो गया? 3 तो इधर रहेगा और 2 इसके नीचे आ जाएगा। यानी यहाँ 3 a अनुपात b कितना आ गया? वो आ गया हमारा 3:2 आ गया। ऐसे निकालेंगे इसे। तो सिंपल से क्या निकाल लेते हैं, यानी यहाँ लिख देते हैं a अनुपात b अनुपात c, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे हम।
और सबसे पहले हम निकालते हैं ए अनुपात बी कितना होगा, यहाँ से ए अनुपात बी निकालेंगे कितना आ रहा है, तो वो हमारा आ रहा था 3:2 आ रहा था। और इसके बाद यहाँ पे आएंगे, अब बी अनुपात सी कितना होगा, बी अनुपात सी यहाँ पे हो जाएगा आपका 5:4। बी के नीचे लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 4। अब देखो यहाँ पे जो हमारा बी है, इसमें देखो बी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। सबसे पहले क्या करें, जो हमारा बी है इसे हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करें, इन दोनों को ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लो। 2 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 5 का एलसीएम आता है वह 10 आता है हमारा। 2 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, वह 10 आता है। अब इसे अगर 2 को अगर 10 करने के लिए कितने से गुणा करेंगे, तो इसे 10 करने के लिए हम गुणा करेंगे किससे, 5 से। तो इधर भी 5 से करना होगा, क्या गुणा करना होगा हमें 5 से। तो इधर कितना हो जाएगा, 5 त्रिक 15, इधर हो जाएगा ऊपर 10। अब इसमें अगर आते हैं, इसमें 5 को 10 करने के गुणा कितने से करना होगा, 2 से। तो इसे 2 से गुणा करेंगे तो 10 हमारा पहले लिख दिया हमने। अब इसे 2 से कर देंगे, 4 दूनी 8। तो इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछा जा रहा है ए अनुपात सी का अनुपात कितना होगा। तो ए कितना निकल के आ गया 15, सी कितना निकल के है 8। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, इनका अनुपात हो जाएगा 15:8। हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 40 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, एक धातु के टुकड़े की कीमत 160 से बढ़कर 192 में हो जाती है, प्रतिशत वृद्धि बताओ। जो हमारा परसेंटेज वृद्धि पूछी जा रही है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे वृद्धि कितनी हुई हमारी, अब बटे कितना हमारा पहले का मूल्य, यानी मान लो सीपी मान लो, और गुणे कर देंगे 100, इसी में वैल्यू में मान रख देंगे, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ वृद्धि कितनी हो रही है, 160 से 192 हो गया, तो वृद्धि कितनी हुई हमारी, वृद्धि हुई 32 की वृद्धि हुई है। और कितने में वृद्धि हुई, 160 में वृद्धि हुई है। और परसेंटेज के लिए गुणे 100 कर देंगे, यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, 16 दूना 32 हो जाएगा, और 2 गुणे 10 करेंगे, कितना निकल के आएगा, 20% निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाए। दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, आपको जीके जीएस के 10 क्वेश्चन कराने वाले, ये भी सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। ये भी क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे। और जो हमारा जीके का पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 41 आता है, इसमें पूछा जा रहा है भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग कहाँ पाया जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो भोपाल के 2011 में पूछे गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है काला सागर, दूसरा है हमारा एड्रियाटिक सागर, तीसरा है हमारा एजियन सागर, और चौथा क्या है क्रीट द्वीप के मध्य में। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है हमारा एड्रियाटिक सागर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 आता है। इसमें पूछा जा रहा है भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन के अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास हैं। और यह क्वेश्चन हमारा यारो अमेठी के 2014 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा संबंधित राज्यों के विधान मंडलों को, दूसरा है संसद को, तीसरा है राष्ट्रपति को, और चौथा क्या है संबंधित राज्य के राज्यपाल को। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है, किसके पास होता है, वह संसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट में से संबंधित है। और यह क्वेश्चन यारो भोपाल के 2014 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए, पहला है स्थगन, दूसरा है निंदा, तीसरा है कटौती, और चौथा क्या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। तो संघीय बजट से कौन सा संबंधित हो जाएगा, वह हमारा जो कटौती होता है, यह हमारा किससे संबंधित होता है, यह होता है संघीय बजट से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 44 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो अंबाला के 2015 में पूछे गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है गरबा नृत्य, दूसरा है धूमर नृत्य, तीसरा है गैर नृत्य, और 14 क्या हमारा घुंडला नृत्य। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। तो कौन सा दोनों के लिए होता है, वह हमारा जो गैर नृत्य होता है दोनों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 45 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जालंधर के 2016 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कावेरी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है दामोदर, और चौथा क्या है कोयना। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? किस नदी पर किया गया था? यह दामोदर नदी पर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 आता है। इसमें पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2013 में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला है अफ्रीका, दूसरा है दक्षिण अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा क्या? एशिया। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? वो हमारा एशिया महाद्वीप होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और यह क्वेश्चन हमारा यारो सिल्चर के 2012 में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है नील आर्मस्ट्रांग, तीसरा है जॉन मथाई और चौथा है अन्य। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? वह लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 आता है। इसमें हमसे पूछा गया था कि नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 2015 में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला है कोसी नदी के, दूसरा है गोदावरी नदी के, तीसरा है बागमती नदी के और चौथा है नारायणी नदी के। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित हो जाएगा? यह बागमती नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 आता है। इसमें पूछा जा रहा है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? और यह क्वेश्चन एआरओ अमेठी के 2012 में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला है ग्रह, दूसरा है उपग्रह, तीसरा है पुच्छल तारा और चौथा है क्या? यह सभी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वह ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? और यह क्वेश्चन यारो अंबाला के 2016 में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है ज्वालामुखी, दूसरा ओजोन गैस, तीसरा है भूकंप और चौथा है नदियां। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है ज्वालामुखी को सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अभी टोटल आपको जो 50 क्वेश्चन कराएंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना होती है, क्योंकि आर्मी के एग्जाम सबसे ज्यादा रिपीटेड ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है। और दोस्तों जो आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये सारे नोट्स अगर आपने ना लिए हो, नोट्स को ले सकते हैं। अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं, ये मान चलना आप 38 से लेकर 42 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से इससे सॉल्व कर सकते हैं, और आपका मेरिट नाम आना कंफर्म हो जाएगा वहां से। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पहली बार है, चैनल